हेलो एवरीवन। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको कवर करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे अपन इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो इस फॉर्मेट में बना होता है: सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जिसे अपन SHVOB कहते हैं। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों वर्ब के रूप में आ जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। आगे हम चलते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में मेनली नाउन और प्रोनाउन आते हैं। नाउन आप जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी पशु का नाम, तो वो सभी नाउन होता है। तो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे आता है। तो ये चीज़ें दोनों सब्जेक्ट होती हैं। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज़, आर, एम, हैव, एक्सेट्रा, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। फिर अब आता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, जो काम हो रहा है वाक्य में, उसे अपन वर्ब कहते हैं। वर्ब के 3 रूप होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तीनों ही फॉर्म हमें टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं कीप का। कीप एक वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म है केप्ट, थर्ड फॉर्म भी है केप्ट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद आता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये एक सिंपल बेसिक थिंग है कि हम इसको अभी एज्यूम कर लेते हैं कि वर्ब के जस्ट बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। बाकी इन डेप्थ में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में हम काफ़ी वेरिएशन पाएंगे। आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। हम पढ़ तो रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन मैंने ये एक वाक्य लिया है जिससे कि आपको क्लियर हो कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे हम इन शॉर्ट SHVOB कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी और अच्छी कमांड बन सके टेंस पे। राम, इस वाक्य में राम जो है आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका वर्ब है, बैडमिंटन आपका ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग वर्ब के जस्ट बाद जो आता है, मैंने अभी आपको कहा था ऑब्जेक्ट है, तो राम इसमें राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका वर्ब है, और बैडमिंटन आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसलिए मान लिया क्योंकि ये वर्ब के जस्ट बाद आया है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो कॉमन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 12 टेंसों में ये एकमात्र टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। यदि किसी भी वाक्य में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये एक आपको एक कॉमन चीज़ इसमें आप पाएंगे, जिससे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, वाक्य कौन सा टेंस है, यदि उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। फिर इसमें एक यूनिक चीज़ और है कि इसमें डिड नॉट आता है, तब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है। तो ये एकमात्र टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ हो रहे हैं। तो एक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है, सेकंड अगर डिड नॉट आता है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको मैं आपको बीच बीच में रिमाइंड करवाता रहूँगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी। किसी वाक्य के अंत में आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी आता है, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन एग्जांपल्स के थ्रू आपको देता रहूँगा। हेल्पिंग वर्ब, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, लेकिन डिड को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे यूज़ करते हैं। ये ध्यान रहेगा आपको, डिड को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो एक आपको ध्यान रहना चाहिए कॉमन क्या है। तो कॉमन है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है आपको। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है कि आपको सब्जेक्ट यूज़ कर लो आप कुछ भी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन।
आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो और इसके जस्ट बाद आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, राम प्लेड क्रिकेट। इसमें राम जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर नाउन में आ गया। उसके बाद आपको नियम के अनुसार सब्जेक्ट में से आपको कुछ चुनना था, तो आपने राम को चुन लिया, या आप सीता भी हो सकता है, या आपका स्वयं का नाम भी हो सकता है, वो आपने लगा दिया। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना था, आपने प्ले का जो सेकंड फॉर्म है प्लेड हो गया वो लगा दिया, और तीसरा आपने लिख दिया क्रिकेट। तो वाक्य बना राम प्लेड क्रिकेट, जिसे हिंदी में अनुवाद हुआ राम क्रिकेट खेला था। इसमें आखिरी में दे सकते हैं आ था आया है, तो इसका मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें राम जो है आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है, प्ले वर्ब है, मगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है, इसलिए वो प्लेड लिखा है मैंने। फिर मैंने आपको बताया था वर्ब के जस्ट बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ प्लेड है, प्लेड के जस्ट बाद क्रिकेट आया, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम आगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सेम रूल है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि जिन वाक्यों में नो, नेवर, नॉट नेगेटिव चीज़ें आती हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वही रहेगा आपका ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। उसके बाद हमने नेगेटिविटी को शो करने के लिए डिड नॉट लगाया है, और डिड नॉट मैंने आपको कॉमन बताया था, डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और आपने वर्ब लिख दिया तो वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आपका फॉर्मेट बना सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण हुआ हमारा राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी में अनुवाद बनता है राम क्रिकेट नहीं खेला था। तो आपको फिर से ध्यान रखना डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अब आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा यही होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है और वो हिंदी में क्या का अर्थ ले लेता है। तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब जो था, जो अपने नेगेटिव सेंटेंस में डिड यूज़ किया था, वो आगे आ चुका है, और बाकी वो फॉर्मेट सेम का सेम ही है। सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। क्यों लगाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? क्योंकि डिड आ गया। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो डिड हमने इंट्रोगेटिव में यूज़ कर लिया, तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। उसके बाद वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना था, आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उदाहरण पे आते हैं, डिड राम प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या राम क्रिकेट खेला था? मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाता है तो वो क्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ डिड का अर्थ यहाँ पर क्या से आप मान सकते हैं, तो क्या राम खेला था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा कवर हो चुका है। तो इसमें हमें फिर से ध्यान रखना है, कॉमन है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ था। फिर आपका जो सेकंड मैंने बताया था वो था कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में आ चुका है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड टू नो मोर अबाउट अस विजिट एट www.mahalakshmipublicschool.com. Thank you. Have a nice day.